चलिए आज का आपका टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी, उसके जस्ट आगे से आपको आज की क्लास आपको लेना है। देखिए आप लोगों ने जस्ट इसके पिछली वाली जो क्लास थी उसमें आपने जो डीएनए वर्ड है उस डीएनए वर्ड के बारे में आपने समझा था। डीएनए वर्ड कैसे, तो मैंने आपको उसमें बताया था डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपने देखा, बॉन्डिंग देखी कैसे, और बॉन्डिंग के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसमें ये जो आपका ये जो बेसिस है आपका, इस बेस में आपको याद रखना है जो डीएनए से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें थी वो आपने क्लियर की थी कि डीएनए की डिस्कवरी से लेकर के डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर, और केमिकल स्ट्रक्चर के अलावा आपने उसमें समझा था कि डीएनए के जो रूल आपके 4 ग्राफ के थे, एरविन 4 ग्राफ के, वो आपने क्लियर किए थे। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, पीवाईक्यू में है भी, तो वो न्यूमेरिकल भी आपके पास जो का आपने कर लिए थे तो उसके भी आपके न्यूमेरिकल के आप कह सकते हैं नोट्स वगैरह होंगे। अब उसके जस्ट आगे से आपको याद रखना है, आपको समझना कहाँ से है, तो आपको समझना है डीएनए को जेनेटिक मटेरियल जो आपका प्रूव किया गया उस थ्योरी को, एक्सपेरिमेंट को आपको समझना है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बात क्लियर। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है वो आपको क्लियर करना है। तो आप जानते हैं सर न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते थे, एक डीएनए होता था और दूसरा कौन सा, आरएनए। अब आप कहेंगे सर डीएनए और आरएनए जब 2 न्यूक्लिक एसिड है तो हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, जबकि न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी है, लेकिन कुछ आपके वायरस वगैरह ऐसे हैं जिनमें आरएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसका सीधा से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है या क्यों नहीं है, सॉरी, तो उसका मतलब सीधा सा ये अभी आप समझेंगे कि ये आपका लेस स्टेबल है। किसकी अपेक्षा, डीएनए की अपेक्षा। डीएनए ज्यादा स्टेबल है, मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि सबसे पहली बार जो न्यूक्लिक एसिड इस आप कह सकते हैं अर्थ पे बना पहला ऑर्गेनिज्म वो आपका आरएनए ही था, यानी कि पहला न्यूक्लिक एसिड आप कह सकते हैं या पहला जेनेटिक मटेरियल कौन, आरएनए ही था। लेकिन उसमें कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ चेंज करके, कुछ सुधार करके, कुछ और भी इम्प्रूव करके क्या बना, डीएनए। तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ कमियां होंगी तभी क्या हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं कम स्टेबल है किसकी अपेक्षा, डीएनए की। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों कम स्टेबल है, अनस्टेबल है। बात क्लियर। ये आपका कम स्टेबल है, ये उसके अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबल है। लेकिन आपको ये समझना है कि इसको सिद्ध किसने किया और कैसे किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो आप जानते हैं आपके एनसीईआरटी में 3 एक्सपेरिमेंट हैं अलग अलग। अब 3 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं, तो आपको याद होगा पहला एक्सपेरिमेंट जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक, किसने दिया था, तो आप जानते हैं ग्रिफिथ ने। तो आपको ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट समझना है सबसे पहला ही। उसके जस्ट बाद जो दूसरा है तो आप जानते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को आगे आप कह सकते बढ़ाया किन्होंने, 3 लोगों ने, एवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी, ये याद रखना है। तो आपका एक्सपेरिमेंट है आपका एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, ये आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट आपका सेकंड है, और थर्ड और लास्ट जो आपका है वो हर्शे एंड चेज, माल्थर चेज जिसको हम लोग कह देते थे, वो आपके चेज, ये आपको याद रखना है। ये 3 एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझना है कि आपका डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। सबसे लास्ट में और जो सबसे आप कह सकते हैं सिद्ध करने वाले कौन से थे, हर्शे एंड चेज। स्टार्टिंग जो की वो किसने, ग्रिफिथ। तो आप ग्रिफिथ से स्टार्ट करेंगे कहां तक, हर्शे और चेज को लेकर। अब आपको इसमें समझना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, तो पहले उसको समझेंगे, उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट एक एक करके बारी से तीनों को आपको समझना है। देखिए देखिए जेनेटिक मटेरियल के लिए सबसे पहला ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट, ये आपको समझना है। तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, तो आप जानते हैं चूहे पर, ठीक। लेकिन किसको लेकर के, बेस उन्होंने किसको बनाया, तो आप जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया पर, न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया पर। ऐसे समझिएगा, ये बैक्टीरिया क्या करता है, तो आप जानते हैं ये क्या कॉज करता है, तो कॉसेस निमोनिया, ये निमोनिया कॉज करता है। बात क्लियर। ये वो बैक्टीरिया है जिसके आप कहते हैं जिसको बेस मान करके, जिसको बेस बना करके ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था। अब जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम का बैक्टीरिया है, इसके दो स्ट्रेन होते हैं, एक दो प्रकार के इसके स्ट्रेन यूज किए गए, एक आपका आर और एक आपका एस। आर मीन्स रफ और एस मीन्स स्मूथ, यानी कि एक रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया और एक कौन सा, स्मूथ स्ट्रेन वाला। रफ वाला जो बैक्टीरिया था ये आपका क्या है, हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये डिसीज या निमोनिया कॉज नहीं करता, ये निमोनिया कॉज नहीं करता, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये स्मूथ वाला क्या करता है, ये निमोनिया कॉज करता है। बात क्लियर, बस ये आपको समझना है। दो स्ट्रेन अलग अलग लिए, एक रफ जो निमोनिया कॉज नहीं करता है और दूसरा कौन सा, स्मूथ जो निमोनिया कॉज करता है। अब रफ और स्मूथ क्यों कहा गया, बैक्टीरिया एक ही है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, सपोज ये बैक्टीरिया है। अब स्मूथ और रफ का फंडा क्या है इसमें, तो रफ और स्मूथ का मतलब ऐसे कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसैकेराइड की एक क्या होती है, लेयर। बात क्लियर, यानी कि कवर आप कह सकते हैं, एनवलप। जिस बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसैकेराइड की क्या हो, लेयरिंग हो, आप ऐसे कह लीजिए, तो वो क्या होगी ऊपर का एरिया उसका। तो जब ऊपर से आपका पॉलीसैकेराइड चढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्मूथ टाइप की लेयर बन जाती है, जिसके कारण इसको हम आप लोग क्या कह देते हैं, स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया। और यही इस बैक्टीरिया आपका क्या होता है, लीथल होता है। क्या होता है, लीथल होता है, जो क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। किसके कारण, अब सेम बैक्टीरिया आपका कौन सा भी है, रफ, लेकिन रफ क्यों है, तो आप समझ गए होंगे जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पॉलीसैकेराइड की क्या नहीं है, ऊपर कवरिंग नहीं है या कोटिंग नहीं है, आप ऐसे कह लीजिए। देख, ये जो आपके बैक्टीरिया है इसमें कोटिंग नहीं है पॉलीसैकेराइड की, इसलिए ये क्या है, ये रफ है। और रफ होने के कारण ये कैसा है, निमोनिया कॉज नहीं करता। अब रीजन क्या है इसके पीछे, आप कहेंगे है तो सब बैक्टीरिया एक ही, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आप जानते हैं निमोनिया कॉजिंग जो भी आपके बैक्टीरिया फैक्टर होते हैं वो आपकी किसको, आपके आप कह सकते हैं इन्फेक्ट करते हैं, वो आपकी किसको, ट्रेकिया वाले पार्ट को। ट्रेकिया वाले पार्ट का मतलब जो आपकी श्वास नली है। बात क्लियर। और श्वास नली में वो इन्फेक्ट तब करेगा जब वो आपकी श्वास नली की जो सेल्स, दीवार, उस पर क्या हो पाए, अटैच हो पाए। बात क्लियर, ये याद रखना आपको। तो स्मूथ वाला जो आपका है वो पॉलीसैकेराइड के कारण आपकी जो वायु नाली ट्रेकिया है उसकी दीवार पर आसानी से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और चिपक जाने के कारण ये वहां पर क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। ये रफ है, इसके ऊपर कोई पॉलीसैकेराइड की कवरिंग नहीं है, तो ये आपकी ट्रेकिया में दीवार पर या कह सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पर क्या नहीं हो पाता, ये चिपक नहीं पाता, अटैच नहीं हो पाता, जिसके कारण ये आपका निमोनिया कॉज नहीं करता। बस इतना ही अंतर है दोनों, बाकी नेचर वाइज दोनों एक ही जैसे है। केवल किसके कारण, पॉलीसैकेराइड की कवरिंग इनको क्या बनाती है, लीथल और नॉन लीथल कर देती है। बात क्लियर। तो आपका जिसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कवरिंग है वो पॉलीसैकेराइड की कवरिंग के कारण वो जो आपका बैक्टीरिया है वो स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ हो जाने के कारण ये क्या करता है, आपकी ट्रेकिया की दीवार पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और जिसके कारण ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है और आपको निमोनिया कॉज करता है। और आप ये भी जानते हैं कि निमोनिया मोस्टली किसको होता है, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और या फिर आपके जो बुजुर्ग होते हैं। मोस्टली निमोनिया बच्चों में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर किसको होता है ज़्यादातर, जो आपके क्या होते हैं, वो आपके बुजुर्ग टाइप में होते हैं, जिनको आप लोग कह सकते हैं
वृद्धावस्था वाले लोग, बात क्लियर, उनमें। और ये आपका रफ है क्योंकि इसके पास कोई भी आप कह सकते हैं कवरिंग या पॉलीसेकेराइड की कोई लेयर नहीं है, तो उन्होंने दोनों का यूज किया था। अब यूज कैसे किया तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, समझिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आप समझेंगे इसको। देखिए, फर्स्ट स्टेप में ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने पहले स्टेप में रफ स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया लिया। कौन सा? रफ बैक्टीरिया, वो भी कैसा? अलाइव, यानी कि जीवित। और जीवित बैक्टीरिया लेने के बाद कौन से स्ट्रैंड वाला? रफ, जो आपका क्या है, रोग उत्पन्न नहीं करता, या आप कह सकते डिसीज कॉज नहीं करता। उसको इंजेक्शन में भर करके किसको लगाया? चूहे, इसको इंजेक्ट करा दिया गया। अब जैसे ही चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहे को निमोनिया नहीं हुआ और चूहा कैसा रहा? जीवित रहा। देख क्यों? क्योंकि उसको निमोनिया नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो बैक्टीरिया लिया वो कौन से स्ट्रैंड वाला? रफ स्ट्रैंड वाला। और रफ आपका डिसीज कॉज नहीं करता, इसलिए वो चूहा क्या रहा? जीवित रहा। सेकेंड टर्म में उन्होंने क्या किया? जब सेकेंड आपका स्टेप लिया तो उन्होंने उसमें कौन सा वाला लिया? स्मूथ, और वो भी कैसा? अलाइव। और उसको किस में इंजेक्ट करा दिया? चूहे, माइस। बात क्लियर? अब देखिए, स्मूथ स्ट्रेन वाला है, इसका मतलब कि वो डिसीज कॉजिंग है। अब डिसीज कॉजिंग है, अलाइव लिया, तो माइस में जब आप इंजेक्ट कराएंगे तो उस माइस में ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया अपना क्या करेगा? अपना कैरेक्टर दिखाएगा, है ना, अपना असर दिखाना स्टार्ट करेगा। और असर दिखाएगा तो उस चूहे को क्या करेगा? निमोनिया कॉज करेगा। और जब निमोनिया कॉज कर देगा तो यानी कि इसमें निमोनिया के सिम्टम्स पाए जाते हैं। निमोनिया मान लीजिए इसको हुआ और निमोनिया के कारण ये क्या हो गया? ये डेड हो गया या डाई हो गया, कुछ भी लिख दीजिए आप। बात क्लियर? ये मर गया। अब थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया? थर्ड स्टेप में उन्होंने इसी स्मूथ वाले को क्या कर दिया? हीट किल कर दिया। मतलब एक हाई टेम्परेचर पर इसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। और जब हाई टेम्परेचर पर आप गर्म कर देंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। और इसको इंजेक्शन में भर दिया। और किसको इंजेक्ट कर दिया? चूहे को। और चूहे को, जिस कारण निमोनिया नहीं हुआ। तो ये आप कह सकते निमोनिया कॉज नहीं किया। और जब निमोनिया कॉज नहीं किया तो चूहा क्या रहा? वो जीवित रहा, अलाइव। इसके पीछे का रीजन तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं? हीट किल कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है क्या हो चुका होगा? नॉन एक्टिव हो चुका होगा, इनएक्टिव हो चुका है, नॉन फंक्शनिंग कह सकते हैं हम आप लोग। यानी वो अपना जो नेचर है उसको प्रदर्शित नहीं कर पाया उसमें, और जिसके कारण वो चूहा क्या हुआ? वो जीवित रहा, क्योंकि उसको निमोनिया नहीं हुआ। चौथे स्टेप में आपको करना क्या है? रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लेना है, वो भी कैसा? अलाइव, जीवित। और दूसरे बार में उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, कैसा? हीट किल करके, यानी कि उबाल कर दिया, या कैसे कि गर्म कर दिया, कुछ भी। और किसको इंजेक्ट कर दिया? चूहे। ठीक। और जैसे ही चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा क्या हो गया? निमोनिया के कारण मर गया, यानी कि निमोनिया हो गया, और जिसके कारण चूहा क्या हो गया? मर गया। अब आपको ये समझना है कि इसमें हमने जो बैक्टीरिया लिया वो रफ स्ट्रेन वाला लिया। अब रफ स्ट्रेन वाला जीवित था, लेकिन जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है स्मूथ स्ट्रेन वाला, वो कैसा था? वो हीट किल किया हुआ था, यानी कि वो आप कह सकते वो डेड था। और उसके बाद हमने माइस में इंजेक्ट कराया, यानी चूहे में लगाया, तो स्वाभाविक पहली नजर में जब हम आप लोग देखेंगे प्रथम दृष्टि यही लगेगा कि इस चूहे को निमोनिया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अलाइव लिया वो आपका डिसीज कॉज करता नहीं है। जो डिसीज कॉज करता है उसको हमने हीट किल किया,
और आप पढ़ चुके हैं कि जो हीट किल्ड होता है स्मूथ वाला वो आपका निमोनिया नहीं करता। बात क्लियर? तो ये मान लीजिए निमोनिया नहीं करेगा तो चूहे को निमोनिया नहीं होना चाहिए और चूहा क्या रहना चाहिए? अलाइव। लेकिन इस कंडीशन में चूहा क्या था? डेड था। बात क्लियर? और डेड था तो आप समझ गए हो। इसमें उन्होंने जब देखा, उसको चेक किया चूहे को, जब उन्होंने उसका आप कह सकते डीपली उसका पूरा एग्जामाइन किया तो पाया कि उस निमोनिया में या उस चूहे में उस आपके कैरेक्टर क्या थे, तो देख करके वो भी दंग रह गए जो उसने देखा कि जो आपका रफ वाला था अलाइव बैक्टीरिया, जो आपका अलाइव था रफ वाला, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था किसमें? स्मूथ में। मतलब जो रफ कैरेक्टर वाला जो बैक्टीरिया था जो डिसीज कॉज नहीं करता था, वो क्या बन चुका था? स्मूथ स्ट्रेन वाला बन चुका था। मतलब उसमें आपके कैरेक्टर सारे स्मूथ वाले थे और उसी ने ही चूहे को क्या किया? निमोनिया उत्पन्न किया और जिसके कारण चूहा क्या हो गया? तो इसका सीधा रीजन ये था कि जो रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, रफ स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था जो लाइव था, उस बैक्टीरिया को जो स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल आप कह सकते हैं जिसको अब आप जानते हैं, वो उसने ट्रांसफॉर्म होकर के इसको क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब अपने सारे कैरेक्टर किसको दे दिए? रफ स्ट्रेन वाले। बात क्लियर? जिसके कारण इसमें वही कैरेक्टर उत्पन्न हो गए जो किसके पास थे? जो स्मूथ वाले के पास थे। क्योंकि बैक्टीरिया तो डेड है असल में, लेकिन इसका जो क्या है, जो केमिकल स्ट्रक्चर, जो आपके कह सकते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस है, उन्होंने कहीं ना कहीं निकल करके इसको क्या किया होगा? इनके जेनेटिक मटेरियल या इनके स्ट्रक्चर को क्या किया होगा? चेंज किया होगा, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया होगा, जिसके कारण इसके पास वही कैरेक्टर आ गए जो किसके पास थे? स्मूथ। और इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई है? ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी के कारण इसको कौन सा एक्सपेरिमेंट कहा जाता है? ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब आप कहेंगे सर जब ऐसा है तो इसमें गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ केवल एक जगह हुई कि जो ग्रिफिथ थे वो ट्रांसफॉर्मेशन तो उन्होंने बताया, लेकिन वो उसके बायोकेमिकल नेचर को सिद्ध नहीं कर पाए। किसको सिद्ध नहीं किया? बायोकेमिकल नेचर को इन्होंने क्या नहीं किया? प्रूव नहीं किया, आप ऐसे कह सकते हैं। और जिसके कारण ये क्या हो गया? अब ये आपका फेल हो गया। बाकी उन्होंने जो बताया वो एकदम क्लियर बताया, केवल इतना कमी रह गई कि उन्होंने उस प्रोसेस की बायोकेमिकल नेचर को नहीं समझा पाए, जिस कारण मोस्टली जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज से क्या नहीं हुए? पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। तो इसी एक्सपेरिमेंट को किसने आगे बढ़ाया? एवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। सेम चीज, सेम बैक्टीरिया पर सेम प्रोसेस, बस थोड़ा सा उन्होंने क्या किया? चेंज किया। अब चेंज क्या किया, कैसे किया, वो आपको समझना है। देखिए, अब आपको दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, इनका एक्सपेरिमेंट आपको समझना। इन्होंने क्या किया? देखिए, इन्होंने किया क्या था? सेम चीज यूज की और इन्होंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट उनका बिल्कुल सेम था जैसा हर्शी और चेज ने किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया एवेरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी ने, वो उससे थोड़ा सा क्या था? डिफर था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था जिसको मैन एक्सपेरिमेंट हम आप लोग कहते हैं। इन्होंने रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, रफ स्ट्रेन वाला, और वो भी कैसा लिया? अलाइव, जीवित, आप ऐसे कह सकते हैं। और जो स्मूथ वाला लिया वो कैसा लिया? वो आपका डेड है।
यानी कि मृत, जिसको क्या कहते हैं आप कह सकते हैं हीट किल किया हुआ, देख वो लिया, और इन दोनों को लेकर के उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। यानी जस्ट जो आपका ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था उसी को कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाने का काम कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग समझाने का काम किया कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल या कोई अन्य आप कह सकते मटेरियल है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने क्या था, तो कंफ्यूजन ये थी क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उनकी रेस संभावना 3 लोगों की रहती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 3 ही आप कह सकते हैं ऐसे मेन कैरेक्टर होते हैं, आप कह सकते हैं मटेरियल होते हैं जिनको आप न्यूक्लिक एसिड या आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल सॉरी कह सकते हैं। एक आपका डीएनए, दूसरा आपका आरएनए और तीसरा आपका प्रोटीन। तीनों में कंफ्यूजन थी कि आपका या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा या फिर प्रोटीन हो सकता है, क्योंकि भाई अगर बायोकेमिकल नेचर नहीं पता तो 3 में कंफ्यूजन रहेगी, या तो डीएनए या आरएनए या फिर प्रोटीन। इन तीनों का सन से लेकर के उन्होंने सेम यही चीज को, इसी बैक्टीरिया की तरह इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। किया कैसे, अब आपको समझना है। सबसे पहली वाले में जो उन्होंने लिया यही चीज ली, रफ वाला अलाइव लिया, स्मूथ वाला आप कह सकते हीट किल करके लिया, और हीट किल करने के बाद इन्होंने उसको किस में डाला, तो सबसे पहली बार उन्होंने जो स्टेप अपनाया वो प्रोटीन के लिए यूज किया। और प्रोटीन के लिए क्या किया, उन्होंने इन दोनों के पास या इन दोनों पर कौन सा एंजाइम यूज किया, प्रोटीएज। कौन सा, प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, तो आप पहले से जानते हैं, आप कई बार पढ़ चुके, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बात क्लियर। तो अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगी तो ये एंजाइम उस प्रोटीन को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और जब डाइजेस्ट कर देगा तो ये जो आपका स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था इसका जो मटेरियल है वो इसको क्या नहीं कर पाएगा, स्मूथ में चेंज नहीं कर पाएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। बात क्लियर। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि जो आपका रफ वाला जो बैक्टीरिया था वो स्मूथ में क्या हो चुका था, वो स्मूथ में चेंज हो चुका था। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की क्या मिली, कॉलोनी प्राप्त हुई। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाला था जो हीट किल करके लिया उसने रफ वाले को किसमें चेंज किया, स्मूथ में। इसका मतलब ये कि जेनेटिक मटेरियल क्या नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन को प्रोटीएज से क्या कर दिया गया, डाइजेस्ट। अगर प्रोटीन होता तो रफ स्ट्रेन वाला रफ ही रहता, किसमें चेंज नहीं होता, स्मूथ में चेंज नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इससे ये कंफ्यूजन उनकी दूर हो गई कि प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो पहली चीज प्रोटीन के लिए थी। दूसरी चीज में उन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेप में सेम वही चीज ली जो ऊपर ली, रफ वाला एलाइव और स्मूथ वाला हीट किल। और इस बार उनके दिमाग में क्या था, आरएनए। तो आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एंजाइम यूज किया जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आरएनएज, जिसको हम आप लोग कह देते हैं राइबोन्यूक्लिएज। और आरएनएज या राइबोन्यूक्लिएज क्या करता है, तो राइबोन्यूक्लिएज आरएनए का क्या करता है, पाचन। क्योंकि ये सब लाइएजेज एंजाइम है, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था। एक लाइएजेज होते हैं और दूसरे न्यूक्लिएजेज होते हैं। बात क्लियर। तो ये लाइएजेज की श्रेणी में आते हैं सब, जो लाइसिस करते हैं। लाइसिस मतलब तोड़ना, या आप कह सकते हैं डाइजेस्ट कर देना, कॉम्प्लेक्स को किस में बदल देना, सिंपल फॉर्म में चेंज करने वाले। बात क्लियर। तो ये जो आरएनएज है ये आरएनए को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, यानी आप कह सकते हैं आरएनए को उसके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने का काम। तो ये आरएनए अगर होगा तो वो आपका इस स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया भी, बात क्लियर, ये आरएनए अगर होगा तो उसको डाइजेस्ट कर चुका होगा, जिसके कारण स्मूथ वाला रफ वाले को किसमें चेंज नहीं कर पाएगा, स्मूथ में चेंज नहीं कर पाएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा इसमें। तो उन्होंने जब देखा तो पाया कि वही सेम कंडीशन, रफ वाला जो आपका जीव था वो किसमें चेंज हो चुका था, वो स्मूथ में चेंज हो चुका था। अब उन्होंने फिर इसके बाद बचा कौन, तीसरा। इसका मतलब कि इन दोनों मटेरियल या दोनों कैरेक्टर में उन्होंने ये चीज देखी कि ना तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ना ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है।
क्योंकि दोनों का डाइजेशन उन्होंने कराया और इन दोनों में से कोई होता तो रफ वाला किसमें चेंज नहीं होता, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ तो दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, इधर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में हुआ। तो इसका मतलब मटेरियल इन दोनों में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब कोई तीसरा, और तीसरा कौन, तो डीएनए। तो उनको आपको याद, उन्होंने थर्ड स्टेप में क्या किया, सेम वही कंडीशन ली और केवल एंजाइम चेंज किया, कौन सा, डीएनए एज, कौन सा, डीएनए एज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। और ये क्या करता है, ये डीएनए का पाचन करता है, डीएनए का लाइसिस करता है। तो इसने जब डीएनए का लाइसिस किया तो जो रफ वाला था वो अलाइव पाया गया, वो किस में चेंज नहीं हुआ, स्मूथ में चेंज नहीं हुआ। तो जब वो स्मूथ में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डीएनए ही वो मटेरियल था जो अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देता था, किसमें, आर वाले में, यानी कि रफ स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया में, जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति स्मूथ वाली हो जाती थी। क्लियर। अब आप कहेंगे सर जब सब क्लियर हो गया तो फिर दिक्कत कहाँ थी, क्योंकि ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या था, फेल हो चुका था। अब फेल इसलिए नहीं हुआ कि कहीं गलत चीज बताई, वो अपने आप में बिल्कुल सही थे, ग्रिफिथ भी अपने आप में क्या थे, सही थे। लेकिन दिक्कत समस्या ये होती है कि कुछ जो आपने किया है उसको हम दूसरे को समझा पाए या नहीं, मेन चीज इधर है, हम आप दूसरे को संतुष्ट कर पाए या नहीं, वो मैन है। जैसे एक टीचर होता है, सब कोई पढ़ाता है, सबको ज्ञान है, हर टीचर जो पढ़ा रहा है बहुत नॉलेज लेके आ रहा है, तब वो आपके सामने है और आपको पढ़ा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर टीचर बच्चे को उसी अंदाज से या उसी तरीके से पढ़ा दे जिससे सारे बच्चों को समझ में आ जाए। गड़बड़ ये है, क्लियर। और जो समझा दे वो बहुत अच्छा है, इसका मतलब जो बच्चे से इंटरेक्ट कर सके, बच्चे की चीजों को भाप सके, बच्चों को अपने तरीके से डाल सके, उसको समझ में आ सके, तो इसका मतलब अब ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा है, बस अपना अपना तरीका होता है बताने का, समझाने का। ये वही काम नहीं कर पाए, ये मोस्टली जो साइंटिस्ट थे उनको क्या नहीं कर पाए, वो समझा नहीं पाए, देखिए एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी बातों को कि इसके लिए सारे लोग इस पर क्या हो सके, आप कह सकते पूरी तरह से संतुष्ट हो सके, आप कह सकते फोकस हो सके। तो इसमें कुछ लोग तो संतुष्ट थे, कुछ लोगों का मानना ऐसा नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने आगे बढ़ करके एक और एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो वही इसी बच्चे मतलब बहुत सारी ऐसी लॉजिक थे पीछे जिनके कारण उनको लगता था कि हो सकता कहीं ना कहीं क्या हो, गड़बड़ हुई हो, क्योंकि हम आप लोग क्या ले रहे थे भाई, एंजाइम भी ले रहे थे, और एंजाइम सब किससे बनते हैं, तो आप पहले ही पढ़ चुके कि जितने एंजाइम है वो सब किसके बने हैं, प्रोटीन के। बात क्लियर, क्योंकि आपको पता है तो सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन जितने एंजाइम होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब प्रोटीन होंगे। तो सब प्रोटीन नेचर के थे, तो हो सकता है कहीं गड़बड़ हो चुकी हो। तो इसके लिए फिर आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट, हर्शे और चेज, देख उन्होंने, और चेज जो थी वो वास्तव में कौन थी, फीमेल, माल्थर चेज कहते हैं जिसको हम आप लोग पढ़ते हैं हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, तो उसको आपको समझना है। देखिए थर्ड आपको जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये थर्ड लास्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको ये सिद्ध करना है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। समझिएगा इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें आपको याद रखना बैक्टीरियोफेज, किस पे लिया इन्होंने,
बैक्टीरियोफेज, जो वास्तव में क्या है, वायरस। अब बैक्टीरियोफेज है तो वायरस, लेकिन बैक्टीरियोफेज इसलिए क्योंकि ये अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए किस पर डिपेंड करता है, इसका होस्ट कौन होता है, बैक्टीरिया, इसलिए इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज है। क्लियर। और कौन सा बैक्टीरियोफेज, तो वो भी आपको बताया जाता है T2 बैक्टीरियोफेज। कौन सा, T2 बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियोफेज, कोई भी हो, लेकिन उन्होंने जो यूज किया वो कौन सा, T2 बैक्टीरियोफेज। क्लियर। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, तो कोई भी वायरस हो, आप लोगों ने वायरोलॉजी पढ़ी है, आप लोग जानते होंगे वायरस जब भी बनता है किससे बनता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो आप लोगों को बताया गया कि जो कैप्सिड होता है उसका, वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। ये कैप्सिड यानी कि आउटर जो खोल है उसका, वो प्रोटीन का, और अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड भी कौन सा, तो बैक्टीरियोफेज में आपका कौन सा, डीएनए। ये आपको याद रखना है। कौन सा, नहीं तो 5 ऐसे बहुत सारे आपके वायरस हैं जिनमें कौन होता है, आरएनए। यहाँ पर जिसकी बात हो रही हम उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, कौन सा, बैक्टीरियोफेज। अब ऐसे कई सारे आपके वायरस ऐसे भी हैं जिनमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी मिलेगा, मैंने कल समझाया था इसको। आरएनए ऐसे कई आपके वायरस ऐसे मिलेंगे जिसमें आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होगा, तो वो भी। तो यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज में आपको याद रखना, बाहर का जो कैप्सिड है वो किसका बना, प्रोटीन का, और अंदर जो आपका है वो न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड कौन सा, डीएनए, ये याद रखना है। अब आप लोगों ने अगर बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखा हो, तो बैक्टीरियोफेज आपने चेक किया होगा, बैक्टीरियोफेज कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, इस प्रकार से, ऐसे उसकी कुछ टांगे सी निकली होती है, ऐसे यहाँ उसका डीएनए होता है ना। ये बैक्टीरियोफेज है वायरस, और ये किस पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर। तो मोस्टली इन्होंने जिसका यूज किया वो कौन सा था, ई कोलाई, ईस्टीरिया कोलाई। इस बैक्टीरिया पर इन्होंने इसका क्या कराया, अटैक कराया, जिसको कहते हैं इन्फेक्शन करा देना। क्लियर। तो जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के बाद फिर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसमें बेंडिंग करके उसको बाहर निकाला जाता है। ये तीनों चीजें आपको समझना है, एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये इन्फेक्ट कैसे करता है किसी बैक्टीरिया पर, तब आपको ये एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, क्लियर। तो आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज की अगर लाइफ साइकिल पढ़ी हो, तो एक आपने पढ़ी होगी बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल, जिसको हम आप लोग कहते हैं लाइटिक साइकिल, और एक आती है इसकी लाइसोजेनिक साइकिल। एक लाइटिक साइकिल होती है और एक लाइसोजेनिक होती है, दोनों। तो आपको समझना कैसे ये अटैक कैसे करता है, तो पहले जल्द संक्षेप में डीप में इसको समझ लेंगे ऐसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई पर या किसी बैक्टीरियल सेल पर क्या करता है, अटैक कर देता है। बात समझिएगा, ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो उसमें सबसे पहली जो प्रोसेस होती है इस बैक्टीरिया का, सॉरी बैक्टीरियोफेज के इस बैक्टीरिया के साथ क्या होना, अटैच करना, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन। क्या होना, एडजॉर्प्शन क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस का किसकी, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल पर क्या होना, अटैच हो जाना, क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। बात क्लियर। उसके बाद आता है आपका दूसरा स्टेज, जिसको हम आप लोग कहते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन हिंदी में आप कह सकते हैं इसको भेदन। पेनिट्रेट करना मतलब क्या होता है, छेद कर देना। भेदना मतलब क्या होता है, आर पार निकल जाए कोई चीज। तो ये क्या करता है, ये अपनी इस स्प्रिंग लाइक टेल स्ट्रक्चर को क्या करता है, दबाता है नीचे, और जैसे ही दबाएगा तो इस बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है उस पर क्या कर देगा, छेद बना देगा। बात क्लियर। और उसी के थ्रू ये अपने जेनेटिक मटेरियल को कहाँ भेज देगा, ये अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा या भेज देगा। और जैसे ये जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है तो यहाँ पर उसकी कौन सी स्टेज हो जाती है, तीसरी स्टेज स्टार्ट होती है, कौन सी, बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं जिसको, कौन सी, बायोसिंथेटिक। बायोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप को क्या करेगा,
रिप्लिकेट करेगा। क्या करेगा अंदर जाकर? इस होस्ट सेल के मटेरियल को यूज करके एनवायरनमेंट को अपनी क्या बनाएगा? मल्टीपल कॉपियां बनाएगा। तो ये मल्टीपल कॉपियां बनाएगा जब, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे इसने क्या तैयार कर दिए, बहुत सारे अपनी जैसी बहुत सारी कॉपी, यानी कि और डीएनए बना दिए। और जब इन्होंने बहुत सारे इसने डीएनए बना दिए तो आप जानते हैं डीएनए से क्या भी बनेगा? आरएनए। आरएनए क्या भी बनाएगा? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बना करके जैसे ये तैयार होगा ये, तो प्रोटीन इसके चारों ओर क्या बना लेगी? एनवेलप, जिसको आप कैप्सिड कह देते हैं। ये तो जो एक डीएनए या न्यूक्लिक एसिड दिया था उसके जरिए बहुत सारे आपके क्या बनना स्टार्ट हो गए? बैक्टीरियोफेज। क्लियर? और जब बैक्टीरियोफेज बहुत सारे बन गए तो प्रेशर की वजह से ये पूरी सेल क्या हो जाएगी? फट जाएगी, है ना, जिसके कारण ये सारे बैक्टीरियोफेज कहाँ निकल आएंगे? बाहर। और जब बाहर निकल आएंगे तो ये अन्य सेल्स को भी क्या करेंगे? अन्य बैक्टीरिया को भी क्या करेंगे? अटैक करेंगे। सब अलग अलग बैक्टीरिया पर जाकर के इन्फेक्शन फैलाएंगे। ये पूरी प्रोसेस है। इसी प्रोसेस का यूज करके हर्षे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किया क्या था ये आपको समझना है। देखिए, इसमें देखिए इन्होंने दो तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, दो टाइप, आप कह सकते हैं दो स्टेप में या दो चरणों में इन्होंने इसको पूरा किया। किया क्या था? एक तरफ इन्होंने इसी बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरियोफेज वायरस को, इसको आपका किससे? रेडियो एक्टिव सल्फर से ट्रीट किया। और एक साइड इन्होंने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से ट्रीट कराया। अब देखिए, इस समझना आपको दो तरीके का काम किया। एक उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज को किससे ट्रीट कराया? रेडियो एक्टिव सल्फर। और एक साइड उन्होंने अगले बैक्टीरियोफेज को, T2 बैक्टीरियोफेज को किससे? रेडियो एक्टिव फास्फोरस से ट्रीट कराया। अब ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन, जो रेडियो एक्टिव सल्फर होती है वो किसका कंपाउंड है, किसका सब्सटेंस है? प्रोटीन का। सल्फर किस में पाई जाती है? प्रोटीन में। आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटीन सल्फर कंटेनिंग होती है, मतलब कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। जबकि यहाँ पर फास्फोरस है। अब फास्फोरस किस में पाया जाता है? तो आप जानते हैं फास्फोरस डीएनए में, क्योंकि डीएनए फास्फोरस से मिलकर बनता है। आप लोग पढ़े भी हैं अगली क्लास में, पिछली क्लास में, कि भाई फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं फास्फोरस यूज होता है। तो इन्होंने एक बार प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कराया, क्योंकि उन्होंने क्या किया? सल्फर। तो इसका मतलब कि इस बैक्टीरियोफेज के जो प्रोटीन का कोट है, एनवेलप है बाहर का, कैप्सिड, वो क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। ये ऊपर वाला एक बार ये रेडियो एक्टिव होगा, जो आउटर कैप्सिड बना है, ये इसका एनवेलप बना है, और इसमें इसका क्या एक्टिव? रेडियो एक्टिव होगा। केवल डीएनए जो इसके कहाँ है? अंदर है। तो एक बार कैप्सिड को रेडियो एक्टिव कराना है और एक बार किसको? डीएनए को रेडियो एक्टिव कराना है। इन्होंने केवल यही काम किया। क्लियर? कैसे काम किया इसको समझिएगा। इन्होंने जैसे ही बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव सल्फर यूज की, तो रेडियो एक्टिव सल्फर के कारण ये जो इसका कैप्सिड है ऊपर का खोल, वो क्या हो गया? वो रेडियो एक्टिव हो गया पूरा। लेकिन डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, क्योंकि केवल सल्फर रेडियो एक्टिव था। तो इन्होंने इस, आप कह सकते वायरस से किसको इन्फेक्ट कराया? ई कोलाई। किसको? ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया, ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जब जाता है तो ये अपने केवल किसको अंदर भेजेगा? केवल अपने डीएनए को, जो आपका रेडियो एक्टिव नहीं है।
बाकी का एनवेलप कहाँ रह जाता है, बाहर। और रेडियो एक्टिव कौन था, एनवेलप, जो कहाँ रह गया, जो बाहर, जो अंदर गया ही नहीं। गया कौन, डीएनए। तो डीएनए ने अपनी मल्टीपल क्या बनाई, कॉपीज। और जब मल्टीपल कॉपीज बनेगी तो मल्टीपल क्या भी बनेगी, बैक्टीरियोफेज। तो नए नए आपके उसके बैक्टीरियोफेज तैयार हुए। लेकिन जो रेडियो एक्टिव था वो मटेरियल कहाँ रह गया, बाहर। तो जब बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो उस लिक्विड में ये आपके जो खोल थे कैप्सिड वो बाहर हो गए अलग, ये आपके बाहर हो गए लिक्विड साइड वो अलग। और ये जो सेल्स थी भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि जिस लिक्विड में आप सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हैं उनमें से लिक्विड का अलग हो जाना और जो सेल्स है उनका अलग हो जाना। तो जो लिक्विड में जो कैप्सिड वगैरह थी, खोल और लिक्विड था, वो अलग हो गया। जो आपको सेल्स मिली वो कौन सी वाली मिली, बैक्टीरियोफेज। और जब बैक्टीरियोफेज को चेक किया गया तो पाया गया कि इनके ऊपर जो कैप्सिड था नया बना हुआ, उसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं थी, ना ही डीएनए क्या था, रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब कि ये आपकी जो प्रोटीन है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, वे आप कह सकते सॉरी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि अगर ये जेनेटिक मटेरियल होता तो ट्रांसफॉर्म कर चुका होता। और ट्रांसफॉर्म होने का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो उसकी जो मल्टीपल जो प्रोजनी बनी या कॉपी बनी उनमें वही आपकी रेडियो एक्टिव सल्फर पाया जाना चाहिए था, लेकिन सब क्या मिला, नॉर्मल। तो इस कारण उन्होंने ये बताया कि जो आपकी प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव या कह सकते जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सॉरी। अब बचा कौन सा, दूसरा वाला। इसमें भी सेम चीज यही हो, यही इसी प्रकार से ई कोलाई पर उन्होंने क्या कराया, अटैक कराया। तो ये जाकर के इधर से जब अटैक करेगा तो इसका डीएनए कहाँ पहुंचेगा, अंदर। तो इस बार कैप्सिड रेडियो एक्टिव नहीं है, इस बार रेडियो एक्टिव कौन है, इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। और डीएनए ही कहाँ पहुंचा, सेल के अंदर। और जब सेल के अंदर पहुंचा तो वो जो कॉपियां बनाएगा अपनी अपनी जैसी प्रतिलिपियां, तो वो भी सब क्या होंगी, रेडियो एक्टिव ही होंगी। और जब रेडियो एक्टिव होंगी तो जाहिर सी बात है आपको याद रखना है कि ये जो ऊपर खोल बनाएगा ये नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। और जब इसकी प्रोजनी को बाहर निकाला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा, तो जो आपको सेल्स मिलेंगी, जो बैक्टीरियोफेज मिलेंगे, उन सब का डीएनए कैसा मिलेगा, रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब कि हमने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया, इसीलिए उसकी संतानें भी क्या हो गई, रेडियो एक्टिव। और जब वो रेडियो एक्टिव हो गई तो इसीलिए इसको क्या माना गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बात क्लियर है इतना। बस ये लास्ट आपका एक्सपेरिमेंट था जिससे ये पूरी तरह से प्रूव हुआ कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बात क्लियर है। ये आपके तीनों एक्सपेरिमेंट थे। किसका किसका था, ग्रिफिथ का था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उसी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को किसने आगे बढ़ाया, एवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने। और लास्ट में सिद्ध या पूरी तरह से जो आप कह सकते प्रूव किया वो किसने, हर्शे और चेज ने। किसको लेकर के, बैक्टीरियोफेज को। किस पर अटैक कराया बैक्टीरियोफेज का, ई कोलाई पर इन्फेक्ट कराया। बात क्लियर। दो स्टेप में ये चीज क्या हुई, कंप्लीट। एक बार रेडियो एक्टिव क्या लिया, सल्फर, और एक बार रेडियो एक्टिव क्या लिया, फास्फोरस। यानी कि एक बार रेडियो एक्टिव किसको बनाया गया, कैप्सिड को, और एक बार रेडियो एक्टिव किसको बनाया गया, डीएनए। बात क्लियर। ये आपका तो ये पूरा आपका हर्शे और चेज का क्या है, एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है। एक मिनट रुक देंगे, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है